मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। भारत की अपनी जो आंतरिक चुनौतियां हैं, मुश्किलें हैं, वो तो हैं ही। बाहरी चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं। और जब हम बाहरी चुनौतियां कहते हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि भारत की सीमा पर आक्रमण हो रहा है, यही सबसे बड़ी चुनौती है। भारत की सीमा तो हमसे ही, जो हमारा हिस्सा थे, कटकर जो पाकिस्तान बना, इस्लामिक मुल्क बना और ऐसा आतंकवादी मुल्क बन गया, ऐसा जाहिल मुल्क बन गया जहां कोई भी सलीके की बात नहीं हो सकती। उसका उपयोग उसके कटोरे में भीख देकर चीन करता है, अमेरिका करता है। उपयोग शब्द सही नहीं है, दुरुपयोग करता है। उनको लगता है कि हम इस्लामिक कोई क्रांति लेकर आ रहे हैं, हम दुनिया को इस्लाम में बदल देंगे। दुनिया के दूसरे देशों में जहां इस्लाम के नाम पर ये तमाशा हो रहा है, पाकिस्तान में भी लोग आतंकवादी संगठन के नाम पर सारे सुख ऐशो आराम सब कुछ चल रहा है। पाकिस्तान से कटकर बांग्लादेश हुआ, लगा कि यहाँ सब कुछ ठीक होगा, ठीक रहा भी, लेकिन वहाँ भी इस्लामी कट्टरपंथी ताकतें वो एकदम से हावी हो गई। अब तो खैर बुरा हाल है ही, जब से अमेरिकी डीप स्टेट का पिट्ठू वो यूनुस वहाँ रहा। अब श्रीलंका का भी हाल आपने देखा, वहाँ भी जो स्थितियाँ बनी थीं। और कमाल की बात यह है कि भ्रष्टाचार और वंशवाद उससे पीड़ित है। उससे पीड़ित भारत भी रहा। भारत में भी वंशवादी भ्रष्टाचार बहुत ज़बरदस्त है। और अब श्रीलंका के बाद शिकार हुआ है उसका नेपाल। सवाल ये भी है कि क्या नेपाल में ये जो कुछ हो रहा है, ये सिर्फ सामान्य घटनाक्रम है कि जो सोशल मीडिया पर बैन लग गया उसकी वजह से ही सब कुछ है, इतना भर ही है, या कुछ और है? इतना भर लगता नहीं। अब 19 जाने लेने के बाद जो ओली सरकार है उसने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटा दिया है। हुआ यूँ था कि पहले टिकटॉक पर बैन लगा था एक समय में, फिर वो हटा। अभी सिर्फ और सिर्फ जो चाइनीज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे उनको रखा, और सभी दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे, फेसबुक, जो दूसरे हैं, यूट्यूब है, एक्स है, उन सब पर बैन लगा। जाहिर है आज का जो नौजवान है, जिसको जेन जी कहते हैं, जेन जी मतलब 1997 से 2012 के बीच में जो पैदा हुआ है, अब ऐसे जो लोग हैं वो लोग इस आंदोलन में शामिल हैं। कल हमने देखा वो संसद भवन पर चढ़ गए, बहुत बुरे हालात थे। अब इन हालातों के बीच में जाहिर है कि कुछ सूझा नहीं, तो अब वो वहाँ की सरकार में जो गृह मंत्री हैं रमेश लेखक, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। कोई और रास्ता भी नहीं था। अभी तक जो डेथ्स हैं, 19 से 20 लोगों की जान चली गई है, ज़्यादातर काठमांडू में ही, लेकिन 2 लोग इटाहरी में भी अपनी जान गंवा बैठे। 250 से अधिक लोग घायल हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं। अभी और जो नंबर आएगा तो समझ में आएगा। घायल होने वालों में पुलिस वाले भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, पत्रकार भी हैं। और अब सरकार ने बैन हटाया है। अब कह रहे हैं कि डीएस्केलेट करेंगे। केपी शर्मा ओली ने त्यागपत्र नहीं दिया है, कर्फ्यू लगा हुआ है। नौजवान कह रहे हैं कि त्यागपत्र दीजिए। और वहाँ एक टर्म चल रहा है, नेपो बेबी। नेपो बेबी मतलब ये जो वंशवादी बच्चे, वहाँ दरअसल सोशल मीडिया पर रील बनने लगी थी। वो रील कैसी बनने लगी थी? इन भ्रष्टाचारी वंशवादी परिवारों के बच्चे वो क्या शानदार सुख सुविधा वाली ज़िंदगी जी रहे थे, उसकी रील बनने लगी थी। लोग प्रतिरोध करने लगे थे, इसलिए प्रतिबंध लगाया गया। हालांकि कई बार ये भी लगता है कि अमेरिकी और चाइनीज़ प्रोपेगेंडा वो तो हर देश में, हमारे अपने देश में भी। ज़रा कल्पना कीजिए, अगर कल को किसी वजह से ये कंपनियां न माने भारत सरकार की बात, और कल को इन्हें प्रतिबंध लगाना पड़ जाए, तो हमारे देश में भी ऐसे हालात हो सकते हैं। हालांकि हमारा देश इन देशों की तरह नहीं है। हम भले यहाँ हैं, लेकिन हमसे जो कट गए, हमसे जो निकल गए, वो हमारे पड़ोसी भी ठीक नहीं रहे, और जो पहले से भी पड़ोसी। नेपाल हिंदू राष्ट्र था, 2008 में राजशाही समाप्त हुई। बहुत ही मतलब रहस्यमयी तरीके से राज परिवार की हत्या हो गई। कमाल की बात ये कि 17 वर्ष हो गए 2008 के बाद। इन 17 वर्षों में 13 प्रधानमंत्री बदल गए,
यानी लोकतंत्र के नाम पर नेपाल में तमाशा चलता रहा। दुर्भाग्य देखिए कि जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं वो भी फाड़ हो गई, कई फाड़ हो गए। कम्युनिस्ट या तो तानाशाह होता है या तो टूटता फूटता छिटकता ऐसे ही रहता है। चाइना से वो प्रभावित है। जैसे 2008 में कांग्रेस पार्टी ने एक समझौता किया था, वैसे ही अभी नेपाल की सरकार ने भी बीच में किया था। सबको मैंड्रिन पढ़ाने की बात कर दी थी अपने शिक्षकों को, पूरी तैयारी थी, वो सब कुछ चल रहा है। उनके जितने सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ के प्रोजेक्ट सब चाइना कर रहा है। अब चाइना और अमेरिका दोनों के लिए वो प्रयोगशाला बन गई, लेबोरेटरी बन गई। उस सब के बीच में ये सब हुआ। कल मेरी काठमांडू में एक हमारे सामाजिक परिवार के सदस्य से बात हो रही थी, तो उन्होंने जो टर्म यूज किया मैं बताता हूँ। उनका जो हाथी छाप कोई चप्पल होगा, वहाँ का सामान्य ब्रांड होगा। कई जो लोग हाथी छाप चप्पल पहन के घूमते थे मंत्री बन गए और उनका आज प्राइवेट जेट है। जरा सोचिए आप, जो लोग हाथी छाप चप्पल पहन के घूमते थे उनका आज प्राइवेट जेट है। अब ये सब चीज़ें लोगों में गुस्सा डालती। 4 सितंबर को इस गुस्से को रोकने के लिए फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, एक्स, यूट्यूब, रेडिट, लिंक्डइन सब बैन कर दिया। जो नेपाल के मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चूँकि 3 सितंबर तक की डेडलाइन दी थी। ठीक है, हेट स्पीच रोकना है, फेक न्यूज़ रोकना है, साइबर क्राइम रोकना है, फेक अकाउंट का मिसयूज है, सोशल हार्मनी बनी रहे, इस सब के लिए सरकार को अधिकार है। लेकिन चूंकि उनको लगता था वो जो अनुमान था वो नहीं ठीक निकला। जो ऑनलाइन वहाँ लोग हैं, लगभग 90% लोग वो इंटरनेट पर हैं। जाहिर है इसका नुकसान तो होना ही होना था। अब जिस तरह की पाबंदियां लगी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर, उसने बहुत नुकसान किया। जो राजशाही समर्थक लोग हैं वो कह रहे हैं कि ऐसे कैसे चलेगा, ये देश तो हमारा है। वो कह रहे हैं हमारा देश हमें लौटा दो। वो कह रहे हैं, वो नेपाली में इस तरह के नारे लग रहे हैं। अब वहाँ इस तरह के लगातार प्रदर्शन होते रहे हैं, लेकिन ये प्रदर्शन फिर से बहुत उग्र हो गया। अब उम्मीद ये की जाती है कि इसको रोका जाएगा। सरकार ने जो कुछ करना था वो किया है। जो प्रधानमंत्री ओली हैं उन्होंने कहा कि हम जो जांच करेंगे और जो नौजवान हैं उनकी मांग को मानेंगे। होना तो ये चाहिए कि उनके प्रतिनिधिमंडल से बात करें, उसको ठीक करें और हर हाल में इसको रोका जाना चाहिए। जो नेपाल का स्टॉक एक्सचेंज है वो 2700 पॉइंट नीचे चला गया। जाहिर है इसमें क्या इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस रहेगा जिस तरह की स्थिति है। अभी आज सुबह की अगर बात करें तो अभी भी ज़्यादातर क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। कई जगह हाईवे पे ब्लॉकेड है। आर्मी आ गई है, आर्मी संभाल रही है उसको। जो मनीषा कोइराला, जो भारतीय फिल्मों की बहुत प्रसिद्ध हीरोइन और कोइराला परिवार से हैं, तो उन्होंने कहा कि ब्लैक डे फॉर नेपाल है। ब्लैक डे फॉर नेपाल, इसको अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया जा रहा है। द मोस्ट वायलेंट सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट इन मॉडर्न नेपाल, क्योंकि डेमोक्रेटिक स्पेस को रोका जा रहा है। अब सवाल यहाँ यही है कि जो कुछ भी हो रहा है, क्या इसको सिर्फ हम यूँ देखें कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर रोक की वजह से ही है या फिर इसके पीछे कुछ और है। अब होम मिनिस्टर छोड़कर चले गए हैं, इनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप हैं, बहुत गंभीर आरोप है। अब जाहिर है ये जो 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है रिस्टोर कर दिए हैं, बैन हटा लिया गया। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आज के समय में नौजवान ऐसा है कि सब बर्दाश्त है, लेकिन सोशल मीडिया बंद हो जाए ये नहीं बर्दाश्त हो सकता। अब कल जो दृश्य था वो तो देखकर लगता है ना कि गजब। नेपाल की जनता, नेपाल के लोग, नेपाल का नौजवान, वो सब जो है वो सड़कों पर था। 3 करोड़ का देश है ये, मतलब दिल्ली के आसपास का 3 करोड़ का देश है। 90% लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं, 90%। अब जाहिर है वहाँ अलग अलग प्रदर्शन चल रहे हैं। इससे पहले पत्रकारों ने भी इसका विरोध किया था। अच्छा, सच है, देखिए आज के समय में जो कुछ भी है वो सोशल मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब ऐसे में सरकारों को भी ये सोचना होगा। भारत में भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे उन पर जो कहें कि अलग अलग तरीके से कहा गया कि आप ग्रीवांस सेल यहाँ खोलिए, ग्रीवांस ऑफिसर यहाँ का बैठे, और भारत सरकार ने जो संभव था वो किया। प्रतिबंध नहीं लगाया, चीन ने प्रतिबंध लगाया। अब इससे आगे बढ़ते हैं। क्या नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी
वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से वो इशारा ले रही। चाइना में थियानमेन चौक पर 10,000 से अधिक छात्रों को टैंक और गोलियों से रौंद दिया गया और भून दिया गया, उसी थियानमेन पर जहां विक्ट्री डे परेड चल रही थी। कम्युनिस्ट आइडिया ही यही है जो डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाता है, तानाशाही की तरफ ले जाता है। डेमोक्रेसी एक आइडिया है जो बेहतर करती है, लेकिन जब कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी में अब सत्ता पा जाता है तो डिक्टेटर हो जाता है। हमने त्रिपुरा देखा है, हमने पश्चिम बंगाल देखा है, हम केरल भी देखते हैं। हिंसा बहुत होती है, और अगर एब्सोल्यूट पावर आ गई पूरी तरह से तब तो वो चाइना बनता है, उससे भी आगे जाता है तो नॉर्थ कोरिया बनता है, यानी शी जिनपिंग से आगे किम जोंग उन। कम्युनिस्ट आइडिया ही पूरी तरह से डिक्टेटरशिप का आइडिया। राजशाही बिल्कुल हम लोग नहीं पसंद करते। आज के समय में लोकतंत्र से बेहतर, लोकशाही से बेहतर कुछ नहीं, लेकिन क्या नेपाल का अनुभव ये बता रहा है कि राजशाही ही वहां बेहतर है? और क्या दुनिया के, विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र को समाप्त करने के लिए ये कम्युनिस्ट साजिश थी, वामपंथियों की साजिश थी? ये एक बड़ा प्रश्न है। ईश्वर करे नेपाल में पूर्ण रूप से जल्द शांति आ जाए, सब कुछ बेहतर हो। और जाहिर है अगर वहाँ के लोग राजशाही चाहते हैं तो ब्रिटिश मॉडल हो सकता है कि राजशाही के साथ डेमोक्रेसी हो, लोकतंत्र हो। लेकिन इतना तो साफ दिख रहा है कि कम्युनिस्ट जहाँ भी सत्ता में होते हैं वो तानाशाही की तरफ जाते हैं और छात्रों का गुस्सा फूटता है। हालांकि वो छात्रों का गुस्सा दबाने के लिए किसी भी हद तक जाता है। भारत में भी आंदोलन हुए हैं, कई बार हुए हैं, होते ही रहते हैं, आगे भी होंगे। हम जहाँ देखेंगे कि हमारे लोकतंत्र पर खतरा है, लेकिन इस तरह से जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे श्रीलंका में हुआ, जैसे नेपाल में हुआ कि वो संसद भवन में घुस जाएं, राष्ट्रपति भवन में घुस जाएं, ये तमाशा करें, ये भारत में नहीं होता। हालांकि यहाँ भी इल्तिजा मुफ्ती जो महबूबा की बेटी है, उन्होंने पूछा था कि 7 लोक कल्याण मार्ग में स्विमिंग पूल है या नहीं। मंशा यहाँ भी लोगों की वही ढाका मॉडल, कोलंबो मॉडल और अब तो कह सकते हैं काठमांडू मॉडल भी अपनाने की कोशिश है। भारत को सतर्क रहने की ज़रूरत है, और इसीलिए मैंने जो कहा ना कि आंतरिक सुरक्षा के खतरे, बाहरी सुरक्षा के खतरे, पड़ोसी देशों के आंतरिक सुरक्षा के खतरे। और फिर मैं कह रहा हूँ, भारत जिस तरह से बड़ा हो रहा है उसमें यूएस हो या चाइना हो या दूसरी जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, वो ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उनको आदत है सब कुछ अपने लिहाज से चलाने की। इस वक्त काठमांडू पूरी तरह से अमेरिका और चाइना उसका प्लेग्राउंड बना हुआ है। पाकिस्तान तो वहाँ है ही है। अभी कल ही मुझे आया एक मित्र का काठमांडू से संदेश कि हमारे यहाँ तो मिनी पाकिस्तान बाकायदा बना हुआ है। हालांकि मिनी पाकिस्तान तो भारत में भी कई जगह कहा जाता है, हो जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुँचा दीजिए। धन्यवाद।